हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है आपका 3 दिसंबर 2024। आज का हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले हैं और कल वाले हमने ऑल तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है ये कवर करवाया था आपको 2 दिसंबर का। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप जाकर उन तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उसी के पैटर्न का बेस्ड भी आज भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। तो आपका पैटर्न वही का वही है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको हमने एनालाइज करवा दिए हैं उनको आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और इन वीडियोज़ की पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है, टेलीग्राम एप्लीकेशन। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ एसआई एनालिसिस के लिए पल पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आज का बना है आपका कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन ये कब शुरू हुआ था। वेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो स्टार्टेड हुई थी, ये कब हुई थी स्टार्ट, तो ये हुई थी नवंबर 1930 में। 1930 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 में शुरू। 1930 से 32 के 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो राजनीतिक हस्तियां थी इनके द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। बेसिकली 3 जो गोलमेज सम्मेलन है इनकी एक ये श्रृंखला है। तो याद आपको रखना है, पहला जो गोलमेज सम्मेलन है ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। पहले गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन है जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल जो गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसमें किया था। क्लियर है। तो याद रखना है आपको। और इसकी जो अध्यक्षता है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने थी। ये एक साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। और भारत से पहले गोलमेज सम्मेलन में कुल 74 जो प्रतिनिधि थे इन्होंने भाग लिया था। तो भारत से पहले गोलमेज सम्मेलन में कुल 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कई बार आपका बन चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था क्योंकि उस समय संविधान अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण कई कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ब्रिटिश भारत के 28 राजनीतिक नेता और रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति में प्रगति करना कठिन था, लेकिन कुछ प्रगति हुई थी। सम्मेलन जो है 2 जनवरी 1931 को स्थगित कर दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ये कब स्थगित किया गया था। गाइस ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इससे आप सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है, कल भी हमने ऑल शिफ्ट का आपको कवर करवाया था तीनों शिफ्टों का, तो उसमें भी जो पैटर्न है और आज का फर्स्ट शिफ्ट में भी जो पैटर्न हमें देखने को मिला है वो इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है सारे उसी पैटर्न पर बेस्ड है पूरे के पूरे, यानी कि आपका जो पेपर आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप अच्छे से जाकर एक बार एनालाइज करिएगा, इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाइएगा। रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पर हमने बताए हैं इस टेस्ट सीरीज में उनको भी अच्छे से देख कर जाइएगा। और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 49 रुपये। जिन्होंने ले रखी है वो अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर एफएलटीज वगैरह, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल सारी कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो एनालिसिस की पीडीएफ है ये भी यहाँ पर हमने डाल रखी है। तो अगर अभी तक आपने वो पीडीएफ चेकआउट नहीं की है तो इस टेस्ट सीरीज़ में आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी व्हेन वाज द विक्टोरिया मेमोरियल फाउंडेड, तो ये हुई थी 4 जनवरी 1906 को। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है ना। तो इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि कहाँ पर स्थित है, कब स्थापित हुआ था। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। 1906 और 1921 के बीच में इसको बनाया गया था, 1906 से 21 के बीच में। इसकी जो अवधारणा है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। वेल्स के राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम ने 1906 में आधारशिला रखी थी इसकी, और इसे औपचारिक रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल भारत में रानी विक्टोरिया के 25 साल के शासनकाल के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ब्रिटिश संसद ने 1876 में विक्टोरिया को भारत की महारानी बनाया था और 1901 में उनकी मृत्यु के साथ उनका शासनकाल जो है समाप्त हो गया। स्मारक राजस्थान का जो मकराना पत्थर है इससे बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है,
व्हाट इज द साइट ऑफ द कॉपर स्टोन एज, है ना, ताम्र पाषाण युग का जो स्थल है या ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो ये काइथा हो जाएगा। ये आता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, है ना। तो मध्य प्रदेश भारत में तराना तहसील में उज्जैन शहर के करीब छोटी काली सिंध नदी के तट पर काइथा गांव और पुरातात्विक स्थल है ये। यही आपको ऑप्शन में दे रखा था। ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक और पौराणिक महत्व वाला एक गांव है जहां कई खुदाई में ऐसी संस्कृतियां मिली हैं जो 4000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। ये एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री वरामिहिर और चित्रगुप्त का जन्म स्थान भी माना जाता है। वीएस वाकनकर, इन्होंने जो है 1964 में काइथा सभ्यता जो थी इसकी महत्वपूर्ण पुरातत्व की खोज यहीं पर की थी, है ना, काइथा में। अगला क्वेश्चन है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। वो मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, तो इल्तुतमिश करेक्ट आंसर रहेगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पूरा नाम था। इसने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। उन्होंने जो है 1211 से 1236 तक शासन किया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने एक प्रणाली भी शुरू की थी, इसका नाम इक्ता प्रणाली था। इससे क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जिसको टका कहा जाता है और तांबे का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता है ये भी चलवाया था। इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को आश्रय देने से मना कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं होता है, तो ये ध्रुपद हो जाएगा। ध्रुपद जो है लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है। ध्रुपद जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली में शामिल है ना। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित ध्रुपद का, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी प्रमुख मुखर शैलियों की सबसे पुरानी शैली है। डोला मारू राजस्थान में डोला और मारू की प्रेम कहानी है। आला जो लोकगीत है ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एक संगीत में मौखिक परंपरा में खिलने वाली कविता की एक शैली, 12 मासा प्रेम और भावना के स्थायी अखिल भारतीय अभिव्यक्ति है। अगला क्वेश्चन शिक्षा से बना है। शिक्षा का अधिकार जो है कब आया था, व्हेन डिड द राइट ऑफ टू एजुकेशन कम, यह आया था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का जो अधिकार है आरटीई, तो ये अधिनियम आया था, आरटीई अधिनियम 2009 को। 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद ने पारित किया था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये मिला था। इस तरह भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जहां हर बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। क्लियर है गाइस। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी और अपडेट दे दे आपको। ये आरपीएफ कांस्टेबल की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इन टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन है आपके लेटेस्ट पैटर्न में जो बन रहे हैं आरपीएफ एसआई में, उसी के बेस्ड पर पूरे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका डेमो भी एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जाकर चेकआउट करिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ना। यहाँ पर 20+ FLT आपको मिलेंगे, 20+ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल करंट अफेयर, PDF स्टडी मटेरियल नोट्स, है ना। इसके अलावा आपको PYP पेपर मिलेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज में भी आपको टेस्ट मिलेंगे। इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन पर। डेमो आप जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा SSC GD के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 2 महीने का टाइम है आपके पास में, काफ़ी कम, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन के थ्रू। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था इसके तहत शामिल किया गया था। 2002 में ये संशोधन हुआ था। तो 2002 में भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, है ना, इसके अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किए गए। इसने 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को राज्य नीतियों का निर्देशक सिद्धांत DPSP बना दिया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वेयर डज द लूनी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो यह नाग पहाड़ करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदी जो है समुद्र में नहीं गिरती है, तो लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी का जो उद्गम है राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से हुआ है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर जो घाटी है उससे उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्व हिस्से से ये गुजरती है। ये गुजरात का जो कच्छ का रन है यहाँ पर दलदली भूमि में समाप्त होती है
पता आप रखिएगा कहाँ पर ये जाकर समाप्त होती है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजस्थान और गुजरात का जो बनासकांठा और पाटन जिले के सिरोही जिले से होकर ये गुजरती है। तो ये शहर यहाँ से ये होकर गुजरती है इन जिलों से। सुक्री मिश्रित नदी बांदी, खारी, जवाई, गुहिया, सागी, लूनी नदी जो है इसकी बाईं तट की सहायक नदियां हैं और जोजरी लूनी नदी के दाहिनी तट की सहायक नदी है। आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया था? तो ये सोमदेव करेक्ट आंसर रहेगा। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि कथा सरित सागर जो है ये किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में लिखा गया है। किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। कथा सरित सागर को कहानियों के महासागर के रूप में भी जाना जाता है और ये भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियों और लोक कथाओं का प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी का संग्रह है जिसे सोमदेव ने संस्कृत में लिखा था। जबकि कथा सरित सागर स्वयं कई कहानियों, किंवदंतियों का संकलन है, लेकिन उदयन और उनके बेटे की कहानियों पर बहुत जोर इसमें दिया गया। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, करंट अफेयर से भी आपके काफ़ी सवाल रहते हैं कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो करंट अफेयर से 12 से 15 सवाल आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। देयर वेर 12 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर। आपको याद रखना है 12 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर पे बन रहे हैं। तो आप करंट अफेयर को भी अच्छे से देख कर जाए, जो इनको स्किप कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। क्योंकि आपको बताइए करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इतने नहीं मिल पाते जितने जीके के मिल पाते हैं। तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं इतने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निजीकरण की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? प्राइवेटाइजेशन की। तो ये हुआ था 1991 में। साल 1991 में भारत में निजीकरण जो है इसकी शुरुआत हुई थी। साल 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति है ना, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी इसको लागू किया था और इस नीति को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के नाम से जाना जाता है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उपक्रमों के शेयर बेचे जाने थे और 1992-93 में इन उपक्रमों के शेयरों के लिए खुली बोली लगाने की जो अनुमति थी ये दी गई थी। इस नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विमोचन से क्वेश्चन आया था आपका, एक विमोचन, जैसे कि कोई करंट में विमोचन वाला रहता है ना, उद्घाटन, विमोचन, इस तरह से। तो इनसे भी एक क्वेश्चन था एग्जैक्ट, ये पता नहीं कि क्या था, बट इस तरह का क्वेश्चन भी आपका बना था, है ना। और दो प्रश्न आपके भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इनसे क्वेश्चन आपके 2 बने थे, है ना। तो 2 क्वेश्चन इनसे बने थे। मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करवा देता हूँ चीज़ें, अगर आपको याद आए तो आप बता दीजिएगा। संयुक्त युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन बना था। देश और युद्ध अभ्यास, ये सभी जो देश है भारत के साथ में युद्ध अभ्यास करते हैं, तो भारत तो यहाँ पर कॉमन रहेगा, बाकी और देश हम आपको बता देते हैं। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है इसका नाम है ऑस्ट्रा हिंदवाह, है ना। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति होता है, ये कल क्वेश्चन ऐसे बना है, कल क्वेश्चन इससे पूछा गया, संप्रीति युद्ध अभ्यास है या सैन्य अभ्यास है। भारत और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा फ्रांस और भारत के बीच में शक्ति नाम से एक सैन्य अभ्यास है जो कि एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। कजाकिस्तान और भारत के साथ में प्रबल दोस्तक, ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर। मालदीव और भारत के बीच में एक्वेरिन। इसके अलावा मंगोलिया भारत के बीच में नोमडिक एलिफेंट। म्यांमार और भारत के बीच में इम्बेक्स नाम आई थिंक आपने सुना होगा। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण होती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओमान और भारत के बीच में अलनागा होती है। रूस और भारत के बीच में इंद्र नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। सेशल्स और भारत के बीच में लामितीये नाम से होती है। श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। थाईलैंड और भारत के बीच में मैत्री एक्सरसाइज होती है। ब्रिटेन और भारत के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में ही भारत के वज्र प्रहार नाम से एक एक्सरसाइज होती है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जहाँ से आपका क्वेश्चन बना, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है यहीं से क्वेश्चन आपका बना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य से रिलेटेड। अभी एग्जैक्ट तो आपका फोक डांस से क्वेश्चन पता नहीं चल पाया कि क्या था, बट इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे। तो इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से देख कर क्वेश्चंस यहाँ से आपका आगे आने वाले दिनों में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये था हरियाणा का मुख्यमंत्री थे ये।
मनोहर लाल खट्टर जो है भारत के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने जो है हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 12 मार्च 2024 को त्यागपत्र इन्होंने दिया। अगला क्वेश्चन कोल्ड वायरस से है कि कोल्ड वायरस क्या है, व्हाट इज कोल्ड वायरस। तो सर्दी जुकाम वायरस नाक और गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करने वाले वायरस होते हैं। सर्दी जुकाम वायरस नाक गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करने वाले वायरस होते हैं। ये जो वायरस है हवा में या छुई गई चीज़ों पर फैलते हैं। तो सर्दी जुकाम में कई प्रकार के वायरस होते हैं जिनमें से राइनो वायरस जो है सबसे आम इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से साइंस का कि फोकस दूरी एफ के लेंस की क्षमता जो है किसके द्वारा दी जाती है। तो ये P बराबर 1/f ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे P अक्षर से निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता P तो बराबर यहाँ पर P बराबर 1f द्वारा दी जाती है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही जो मात्रा की डायोप्टर है, आई थिंक आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक आविष्कारक के से था क्वेश्चन, आविष्कार से एक क्वेश्चन था। वन वाज फ्रॉम द इन्वेंशन। तो एक आविष्कार से क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। तो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपको याद रखना है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और भारतीय संसद का एक अधिनियम था, इसके तहत इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। सिडबी क्या है, तो एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME की वृद्धि और विकास में सहायता करना है, जो उत्पादन रोजगार निर्यात के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वां जो शतक था ये बनाया था। तो विराट कोहली ने अपना 49वां शतक जो बनाया था ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। अब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि किस स्टेडियम में बनाया था। तो ईडन गार्डन्स जो स्टेडियम है इसमें इन्होंने अपना 49वां शतक बनाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में। तो विराट कोहली ने ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए अपने वनडे करियर का जो है 49वां शतक जड़ा था और विराट कोहली ने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की इसमें बराबरी कर ली थी। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वाला और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम ही है, बट हमें दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कब तोड़ा था, वो किस मैच के साथ में हो रहा था, इस तरह से था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप देख लीजिएगा और एक नज़र। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 से 62 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है आपके, जिनमें हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं कि कौन कौन से में क्या क्या है। जैसे कि अनुच्छेद संख्या 52 यानी कि आर्टिकल 52 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है। अनुच्छेद 53 भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से ही संबंधित है। तो यहाँ पर पूरे हमने आपको बता दिए। अब इन्हीं में से आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके अनुच्छेद आर्टिकल से लगातार क्वेश्चंस बने, आगे आने वाले दिनों में भी क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे से देखकर आप जाइएगा। अगला है राज्य नीति के निर्देशक जो सिद्धांत है DPSP से। तो फ्रॉम द डायरेक्टली प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी जो है इससे क्वेश्चंस बना है DPSP से। अब यहाँ पर DPSP से कल भी क्वेश्चंस बना था और आज भी बना है, तो आपको कुल मिलाकर ऐसा याद रखना है कि इनको तो बिल्कुल भी आपको स्किप ना करना है क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। DPSP भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 इसमें शामिल है। DPSP देश के शासन के लिए दिशा निर्देशों का समूह है। इनका मकसद भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। DPSP जो है विधायिका और कार्यपालिका को कानून और नीतियाँ बनाने में भी मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीट से बना है कि रीट बता रहे थे कि रीट से क्वेश्चंस बनाए। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रीट है, तो ये किसी सरकारी अधिकारी या किसी सरकारी प्राधिकारी जो है इसको कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना। ये परमादेश जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रीट है, किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को
कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना ये परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली एक रिट है ना। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इसके अनुसार भारत में 5 प्रकार की रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन सी? पहली तो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश रिट, तीसरी है निषेध, चौथी है सर्टिओरियरी और क्वाटो वारंट। तो ये 5 तरह की जो रिट है ये देखने को मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 326 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जो 2011 की जनगणना है इससे भी क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन इस तरह से जो भी हो हमने डिटेल डाल दी है आपकी, जो भी होगा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जो आबादी है ये 121 करोड़ आपको बताई है 2011 के अकॉर्डिंग। इसमें 623.72 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिलाएं थी। 2001 से 11 के दशक में भारत की जो आबादी में 181.5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई थी और 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता जो दर है 74.04% थी। इसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये 82.14%, महिलाओं का था 65.46%। तो याद रखिएगा आप गाइज, ये देखिए ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ उन 50 रुपये के लिए मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये एसएससी जीडी की जो कि हम आपको बता रहे थे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और ये नंबर है और नाममात्र के शुल्क पर आपको ये अभी मिल जाएगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये कांस्टेबल की हमारी आरपीएफ स्पेशल, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी भी मिल जाएगी। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और नाममात्र के शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। अब यहाँ से गाइस कल भी क्वेश्चन आपका बना था, कल क्वेश्चन इस तरह से बना था कि जो है भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है या किस राज्य में ये आता है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है शेरचिप में है, ये कहाँ पर आता है? मिजोरम में 98.76% यहाँ की साक्षरता है। तो कल तो इससे ही क्वेश्चन वापस से बना था, आज भी इसी से क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। पूर्वोत्तर भारत में के राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम है। साक्षरता दर है यहाँ की 91.58% और मिजोरम का ही एक जिला है शेरचिप इसका नाम है, जहाँ की साक्षरता लिटरेसी रेट है 98.76%। यहाँ पर एक आइजोल भी है जो कि यहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मिजोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ का जो बेसिकली लिटरेसी रेट है ये 98.50% है, 98.98%। मिजोरम में शिक्षा के मामले में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है लगभग बराबर है। मिजोरम की साक्षरता सफलता का जो श्रेय है ईसाई मिशनरियों के प्रयासों को दिया जाता है और मिजोरम सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देकर साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये कथन सही है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत का अटॉर्नी जनरल सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल है इनको निजी कानूनी प्रैक्टिस से प्रतिबंधित नहीं किया गया। भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का जो कार्यकाल है ये संविधान द्वारा निर्धारित भी नहीं है और भारत संविधान का अनुच्छेद जो 76 है इसमें भारत के अटॉर्नी जनरल संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में कौन से नंबर पर आते हैं? तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं। रोहित शर्मा जो है T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आते हैं। वो इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेटर, तो रोहित शर्मा है और ये दूसरे नंबर पर आते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा का जो नाम है दूसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में अब तक 2452 रन बनाए हैं, वहीं विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में अभी तक 2450 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लोकगीत है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोक सॉन्ग्स? तो पडवानी हो जाएगा, फरतरी, चंदेनी, डोला मारू, ददरिया, बांस गीत, चेता, कजरी, बारामासा, सावन, ये आदि, ये सभी जो है लोकगीत है। इसके अलावा और भी कई सारे लोकगीत है पूरे भारत में, आपको बताई है। तो ऑप्शंस तो खैर हमें नहीं पता कि क्या मिला था, इनमें से अगर मिला होगा तो आप देख लीजिएगा। लोकगीत क्या है? तो लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जो समाज है
ये अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित, लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। वेयर वाज द G20 समिट जो है हेल्ड? तो रियाद सऊदी अरब में हुआ था ये G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब में नवंबर 21-22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब में 21-22 नवंबर 2020 को रियाद में एक वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसके अलावा एक एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से थी, इसका नाम तो एग्जैक्ट उनको याद नहीं रहा। युद्धाभ्यास राजस्थान में कहाँ पर हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट उनको इतना ही पता रहा, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो युद्ध अभ्यास से 2 क्वेश्चंस बेसिकली बने हैं, तो अच्छे से देख कर जाएगा युद्ध अभ्यास को। नेक्स्ट है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। कल भी आपके प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इस तरह से क्वेश्चन बना था, आज भी बन रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन टॉपिक को अच्छे से आप देख लीजिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से देख कर जाएगा। सत्य शोधक जो समाज है ये 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समूह था। इसका मिशन का उद्देश्य, इसका जो मिशन उद्देश्य था, लोगों के लिए सामाजिक अधिकार और राजनीतिक पहुंच को शिक्षित करना और बढ़ाना था। सत्य शोधक समाज ने विशेष रूप से महाराष्ट्र में महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर ध्यान केंद्रित किया था। ज्योतिबा की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। समाज में महिला वर्ग की मुखिया थी ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश शासक किस वंश, राजवंश से संबंधित है? अब एग्जैक्ट उनको शासक का नाम भी याद नहीं रहा है, और पूछा था आपसे कि किस राजवंश से इनका संबंध है। तो ऑप्शंस दे रखे थे, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, इस तरह से। तो देखिए आपको बता दें, राजा राज चोल प्रथम ये जो थे ये चोल वंश के महान सम्राट थे। दंती दुर्ग जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के लिए दंती दुर्ग को जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत पर शासन किया था। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये कर्नाटक का गुलबर्ग थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है उत्तराखंड में है? तो माना दर्रा हो जाएगा। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है उत्तराखंड में नहीं है? तो नाथुला दर्रा था, है ना। ये नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम में है, ना कि उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर यही रहेगा। नाथुला जो दर्रा है पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। ये भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। समुद्र तल से 4310 मीटर ऊपर वाला दर्रा प्राचीन टी हॉर्स रोड के एक हिस्से का हिस्सा है। नाथु का अर्थ है सुनने वाला कान, और ला का मतलब होता है तिब्बती में पास, लॉ, है ना। तो सुनने वाला कान, यानी कि इस तरह से आप रिलेट यहां से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और उनकी सहायता करता है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री परिषद जो है ये बेसिकली शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कौन है? वो इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो श्री करदो निंग्योर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निंग्योर, है ना, याद रखिएगा, निंग्योर, श्री करदो निंग्योर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, माननीय राज्यपाल यहाँ के कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम, है ना, पटनायक इनका पूरा नाम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष, है ना। अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर कौन है? अध्यक्ष कौन है? तेसक पोंगटे। और ये उपसभापति यानी उपाध्यक्ष है करदो निंग्यार। और ये विधानसभा सचिव है, इनका नाम है श्रीमती तादर मीना। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है, इसलिए हमने ये लिस्ट डाली है ताकि आप अच्छे से इनको एक नज़र देख लें और आसानी से याद इनको कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? वेन वाज द जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ये कब एक्ट पास हुआ था? तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, इसको भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये जो कानून है लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा और कार्य का मात्रक है जूल। क्लियर है? जूल जिसको जे से बेसिकली दर्शाया जाता है, ऊर्जा या कार्य की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली SI की इकाई है। ये 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगाने में इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को बेसिकली कहते हैं। तो इतना तो आई थिंक आपने अच्छे से देख लिया।
अब मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि रोहित शर्मा T20 विश्व कप में सबसे कौन से नंबर पर है रन बनाने के मामले में, दूसरे नंबर पर। और इसके अलावा एक कुपोषण से क्वेश्चन बना था कि कुपोषण से संबंधित झारखंड की कोई योजना पूछी थी आपसे। इसके अलावा कोई सदा तकनीक युद्ध अभ्यास था जो कि बीकानेर में हुआ था, राजस्थान वाला जो पूछा था उसमें। इसके अलावा उत्तराखंड का एक दर्रा था, कौन सा नहीं आता है। और युद्ध अभ्यास से एक और क्वेश्चन था आपका, 2 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछे गए थे, तो युद्ध अभ्यास को भी अच्छे से देख लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमने कवर करवा दिया आपको। सिडबी का आपको फुल फॉर्म पूछा गया, सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम, उद्देश्य भी यही है, सूक्ष्म लघु MSME को बढ़ावा देना। विश्व बैंक में शामिल, इस तरह से क्वेश्चंस बना था, तो IBRD इस तरह से ऑप्शंस भी आपको मिला था। अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा जो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष, इससे क्वेश्चंस आपका बना था जो कि हमने कवर करवा दिया आपको। इसके अलावा आपसे और जो क्वेश्चंस बना था, है ना, ये बना था, हमने G20 आपको कवर करवाया, इसके लिए बना था COP28, है ना, कहाँ पर हुआ था, दुबई में। 10 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य बिहार, ये क्वेश्चंस बना था। समतावादी से एक प्रश्न आया था, संविधान से संबंधित था। सैटेलाइट से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और आपका और भी क्वेश्चंस बना था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। किस राज्य में सर्वाधिक सड़क नेटवर्क है, महाराष्ट्र। कोलोतुंगा किस राजवंश का शासक था, तो ये चोल वंश का था, जो कि हमने कवर करवाया था आपको। और आपको और बता देते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे साक्षर राज्य, तो ये मिजोरम हो जाएगा, जो कि कवर करवाया है। 2000 यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और विक्टोरिया मेमोरियल कवर करवा दिया 1906। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस बना था, लूनी नदी हमने कवर करवा दिया, है ना। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी किस में राज्य में है, इस तरह से था एक। खरीफ की फसल चावल, है ना। शिक्षा का अधिकार 86वां अमेंडमेंट था आपका। मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय, SC सुप्रीम कोर्ट। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है राष्ट्रपति, आपको बताइए। इसके अलावा संविधान से एक गलत क्वेश्चंस वाला कथन भी दे रखा था आपको, है ना। ये क्वेश्चंस थे आपकी। कार्य की जो इकाई है जूल हो जाएगी। डायोप्टर की क्षमता लेंस, है ना। वायरस से था एक क्वेश्चन, और आपका एक प्रतिबिंब से था आयतन विकर्ण, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस जो हमने आपको बताए, इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जितना भी बताया है आपको हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए, है ना। हमसे जितनी हेल्प आपकी हो पा रही है हम पूरी आपको बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्लियर है। मैथ्स में अलजीब्रा से क्वेश्चन आपका बना है, अलजीब्रा, है ना। इसके अलावा आपसे देखिए क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपसे परसेंटेज जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं। SICI से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं। औसत जो है इससे 3 क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा DI से 1 क्वेश्चन बना है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन बना है। LCM SCF से और सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं इससे। और ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो ये टॉपिक हमें मिले थे मैथ्स में, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक हमने आपको बता दिए, क्लियर है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लीजिएगा। ये RBF SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 49 रुपये के प्राइस पर ये मिल रही है, क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम भी है बीच में, है ना, 9 तारीख तक। तो आप अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हो सके आपका जो पैटर्न बन रहा है उसी के पैटर्न यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप यहाँ से कितना ही स्कोर इंप्रूव करेंगे, बट करेंगे, है ना। तो इतनी कम प्राइस में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये RPF कांस्टेबल के लिए है। अगर इनरोल नहीं किया गाइस तो बिल्कुल भी गलती ना करें, जल्दी से इनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हमारी SSC GD के लिए स्पेशल है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा और चेकआउट आप कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वही कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।